दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ड्रामा फिल्म के बारे में जिसने इस साल के अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर आई जापानीज फिल्म ड्राइव माई कार के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है रियोस्के यामागुची ने। ये हारुकी मुराकामी के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मैन विदाउट वेमेन के सेम नाम की स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं हिदेतोशी निशिजिमा, तोको मिउरा, रिका किरिशिमा, पार्क यू रिम, जिन डे योन, सोनिया युआन, आन हुईटाई, पैरी डिजोन, साताको आबे और मासाकी ओकोदा ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस कंप्लीट, ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स मूवी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है एक एक्टर और थिएटर डायरेक्टर युसुके काफुकु की। वो मैरिड है और उसकी वाइफ ओतो एक स्क्रीन राइटर है। ड्यूरिंग बोथ ऑफ देम हैविंग सेक्स, ओतो अपनी कहानी को कंसीव करती है और उन्हें युसुके को सुनाती है। यहाँ वो एक स्कूल की लड़की की कहानी सुना रही है जो यामागा नाम के अपने क्रश के घर में चोरी छुपे उस वक्त घुसना शुरू कर देती है जब उस लड़के के घर पर कोई नहीं होता। उसे एक गमले के नीचे घर की चाबी मिल जाती है और वो अक्सर उसके घर जाती रहती है। सुबह युसुके ओतो को अपनी 1987 साब 900 टर्बो कार में ऑफिस छोड़ने जा रहा है जो उसके दिल के बहुत करीब है और कहानी यहाँ भी कंटिन्यू रहती है। वो लड़की कुछ भी करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो यामागा के बेड पे लेट जाती है और अपने कपड़े उतार के शी प्लेज विद हरसेल्फ। वो जब भी वहाँ से जाती है तो यामागा की एक ऐसी चीज़ ले जाती है जिसके बारे में उसे पता ना चले और अपनी भी कोई चीज़ छोड़ जाती है, बिल्कुल एक टोकन की तरह। उसे लगता है कि ऐसे वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। खैर, वो ओतो को छोड़ के अपने प्ले की तैयारी के लिए निकल जाता है। शाम 6:30 बजे उसका प्ले होता है वेटिंग ऑफ गॉडॉट। वहां पहुंच के अपने पति की परफॉर्मेंस देखने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाके उसकी तारीफ करती है और उसे अपने ड्रामा के एक्टर और फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर कोशी तकात्सुकी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तकात्सुकी युसुके को बहुत ही एडमायर करता है। अगले दिन थिएटर फेस्टिवल के लिए उसकी फ्लाइट होती है जिसे वो जज करने वाला है। ओतो जाने से पहले उसे शेकोव के प्ले अंकल वान्या के रिकॉर्डेड डायलॉग्स की टेप दे देती है क्योंकि कुछ दिनों में वो इस पे परफॉर्म करने वाला है। वो अपनी वाइफ को सी ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुँच के उसे पता चलता है कि कोल्ड वेव की वजह से उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अब कंपनी उसे कल की फ़्लाइट बुक करके देगी क्योंकि शो और जॉब अपने स्केड्यूल टाइम पर ही रहेंगे। वो वहाँ से वापस घर चला जाता है। घर पहुँच के वो देखता है कि उसकी वाइफ एंड अ यंग गाय आर हैविंग सेक्स। वो दोनों बिल्कुल खोए हुए हैं। ये लड़का प्रिज्यूमेबली तकात्सुकी ही है। वो दोनों को देख लेता है पर कुछ कहता नहीं है और चुपचाप वहाँ से एक होटल में चला जाता है। होटल पहुँच के वो उसे वीडियो कॉल करके ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक वीक के बाद वो वापस अपने शहर आता है। वो अपनी कार में अंकल वान्या के डायलॉग्स की रिहर्सल कर रहा होता है कि तभी उसकी कार का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है और हम सीधा उसे हॉस्पिटल में बैठे हुए देखते हैं। ओतो वहाँ उससे मिलने पहुँचती है और हमें पता चलता है कि उसकी लेफ्ट आँख में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। अगले सीन में वो अपनी गुजर चुकी बेटी के लिए प्रेयर करने जाते हैं। उसकी मौत फरवरी 2001 में हुई थी। वो कार में उसकी बातें करते हुए अग्री करते हैं कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता और घर पहुंचने के बाद दे हैव सेक्स और ओतो यहाँ अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है जिसमें वो लड़की पूरी तरह से आदत से मजबूर हो चुकी है और वो यामागा के घर जाती रहती है। एक दिन जब वो हाफ नेकेड यामागा के बेड पे पड़ी होती है तभी दरवाज़ा खुलता है और किसी की स्टेज पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये कौन होगा, यामागा, उसकी माँ या उसका फादर, ये हमें पता नहीं चल पाता। अगली सुबह युसुके एक वर्कशॉप के लिए घर से निकल रहा होता है और तो उसे अंकल वान्या की रिकॉर्डेड टेप देते हुए कहती है कि वो शाम को उससे कुछ बात करना चाहती है।
काम के बाद जब युसुके घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि ब्रेन हैमरेज की वजह से ओतो की मौत हो चुकी है। तकात्सुकी भी उसके फ्यूनरल पर पहुंचता है। फ्यूनरल के बाद अंकल वान्या की एक परफॉर्मेंस के दौरान युसुके एक ब्रेकडाउन फेस करता है और थिएटर छोड़कर चला जाता है। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। युसुके को हिरोशिमा आर्ट्स एंड कल्चर थिएटर से एक ऑफर आता है जिसमें उसे 6 वीक्स हिरोशिमा में रह के अंकल वान्या का एक मल्टीलिंगुअल अडेप्टेशन डायरेक्ट करना होगा। वो ये रेजिडेंसी एक्सेप्ट कर लेता है। थिएटर पहुंच के उसकी मुलाकात ऑर्गेनाइजर्स मिस योहारा और युनसू से होती है, जो कि एक ड्रामाटर्ज है। ये थिएटर में एक पोजीशन होती है जिसका मेन काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में होने की वजह से उन्हें ऑडिशंस के लिए एप्लीकेशंस भी जापान के साथ साथ कई कंट्रीज से आती हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया और फिलीपींस। यहीं वो उसे थिएटर कंपनी का एक और रूल बताते हैं कि वो अपनी कार खुद ड्राइव नहीं कर सकता, उसे एक ड्राइवर दिया जाएगा। वो इस बात के लिए अग्री नहीं करता, लेकिन मिस योहारा उसे समझाती है कि एक बार एक आर्टिस्ट ने एक्सीडेंट करके अपनी कार किसी के ऊपर चढ़ा दी थी और तभी से थिएटर कंपनी ने ये रूल बनाया हुआ है जिसे फॉलो करना हमारी मजबूरी है। लेकिन युसुके की झिझक खत्म नहीं होती। उसकी झिझक को खत्म करने के लिए युनसू युसुके को उसकी यंग ड्राइवर मिसाकी वतारी से मिलवाता है, जो काफ़ी शांत और रिजर्व लगती है। युनसू टेस्ट ड्राइव के लिए युसुके को मना लेता है और वो ना करके मिसाकी को कार कीज दे देता है। वो समझाती है कि अगर मेरी ड्राइविंग में कुछ भी कमी लगी तो आप खुद अपनी कार चला सकते हैं। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करती है, जिसमें वो अंकल वान्या के डायलॉग्स रिहर्स करता हुआ जाता है। युसुके को समझ आ जाता है कि वो एक स्किल्ड ड्राइवर है। वो उसे एज ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेता है और युनसू इस बात से काफ़ी खुश है। रात को जब युसुके ऑडिशंस की एप्लीकेशन चेक कर रहा होता है, उसमें उसे तकात्सुकी की एप्लीकेशन भी नज़र आती है। मिसाकी सुबह 8 बजे उसे पिकअप करती है और वो ऑडिशंस के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ कई लोग अलग अलग सीन्स को एनेक्ट करके ऑडिशंस देते हैं और सभी सिलेक्ट भी हो जाते हैं। यहाँ तकात्सुकी के अलावा जैनिस चैंग, एक म्यूट लड़की, ली यूना और 5 और लोग कास्ट में शामिल होते हैं। अगले दिन उन्हें उनके रोल्स बता दिए जाते हैं, जिसमें सब अपने रोल से सेटिस्फाइड नज़र आते हैं सिवाय तकात्सुकी के, क्योंकि उसे यंग होने के बावजूद अंकल वान्या के रोल के लिए चुना जाता है, जिस कैरेक्टर की एज असल में 47 ईयर्स है। सब अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और थोड़े सोच विचार के बाद तकात्सुकी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, क्योंकि उस वक्त उसका करियर भी डामाडोल चल रहा था, क्योंकि उस पर एक माइनर के साथ रिलेशनशिप होने के वजह से कुछ इल्ज़ाम लगे थे। खैर, फिर वो स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और युसुके कार में जाते वक्त अपनी लाइन सुनना जारी रखता है। वो मिसाकी से कहता है कि ठंड ज़्यादा है, तुम मेरा कार में ही वेट किया करो। एक दिन थिएटर से निकलते वक्त तकात्सुकी पार्किंग में युसुके से ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है। वो दोनों एक होटल बार में जाते हैं, जहां तकात्सुकी युसुके की तारीफ करते हुए कहता है कि वो उसके साथ काम करने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे औरतों के स्क्रीन प्लेज में एक्ट करना अच्छा लगता था। वो उससे औरतों के बारे में कुछ भी शेयर करने के लिए कहता है। युसुके उसे समझाता है कि हमारा दुख एक जैसा इसलिए है क्योंकि हम एक ही औरत से प्यार करते थे। ये बात सुन के वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उससे प्यार करता था, पर वो एक अनरिक्विटेड लव था, यानी उसे इस प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। तभी बार में बैठा एक शख्स उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और तकात्सुकी उसका गला पकड़ के उसे फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, और ये देखते ही युसुके उसे बता के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी वो स्क्रिप्ट रीडिंग ही करते हैं और युसुके के वहाँ से जाते ही लोग मजाक करते हैं कि वो सिर्फ लाइंस ही तो पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। युसुके युनसू को अपनी कार में उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है। वो 3 लैंग्वेजेस प्लस साइन लैंग्वेज जानने की वजह से युनसू की तारीफ करता है, और युसुके के ये पूछने पर कि उसने साइन लैंग्वेज कैसे सीखी, युनसू उसे अपने घर डिनर पे इनवाइट करता है, क्योंकि वो उससे किसी बात पर माफ़ी मांगना चाहता है। वो तीनों युनसू के घर पहुंचते हैं। युनसू युसुके और मिसाकी दोनों को अंदर इनवाइट करता है। पहले मिसाकी थोड़ा हिचकिचाती है,
लेकिन फिर बाहर आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि ली यूना युनसुके बगल में खड़ी है। वो उसे अपनी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। युसुके ये देख के थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। दरअसल ली यूना नहीं चाहती थी कि युसुके उसे सिर्फ इसलिए चुने कि वो ड्रामाटर्ज की वाइफ है, इसलिए उसने पहले ही इस बारे में नहीं बताया। फिर युनसु युसुके के सवाल का जवाब देता है कि उसने साइन लैंग्वेज यूना की वजह से सीखी थी। यूना बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने डांस छोड़ दिया, लेकिन फिर उसका मिसकैरेज हो गया और वो डांस नहीं कर पा रही थी। इसलिए युनसु ने उसे ऑडिशंस की सलाह दी। वो चाहती है कि युसुके उससे बाकी एक्टर्स जैसा ही बर्ताव करे। उसे ये प्ले और अपना रोल बहुत पसंद है। यहीं युसुके मिसाकी की ड्राइविंग की तारीफ करते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मिसाकी मेरी ड्राइवर है। वो अपने काम में एक्सीलेंट है और तीनों डिनर एंजॉय करते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिसाकी डिनर के लिए युसुके को थैंक्स कहती है और ये भी बताती है कि जब युसुके ने उसकी तारीफ की थी तो इससे उसे बहुत अच्छा लगा। यूना को जानकर उसकी अंकल वान्या प्ले और सोन्या के कैरेक्टर में भी दिलचस्पी बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी लगातार ये रिकॉर्डिंग सुन रही थी। उसे वो आवाज़ पसंद है। युसुके बताता है कि ये उसकी वाइफ की आवाज़ है। वो उससे पूछता है कि उसने ड्राइविंग किससे सीखी। मिसाकी बताती है कि उसने होकाइडो के अपने गांव में ड्राइविंग सीखी थी। उसकी माँ ने उसे गाड़ी चलाना सिखाया था जब वो जूनियर हाई में थी, ताकि वो अपनी माँ को स्टेशन छोड़ सके और स्टेशन से घर ला सके। पर इस दौरान जब भी उससे गलती होती थी तो उसकी माँ उसे पीटती थी और यही रीज़न है कि उसने ख़राब रोड्स पर बहुत ही अच्छी ड्राइविंग सीख ली। अगले दिन जब वो टेप सुनते हुए थिएटर जा रहे होते हैं तब युसुके जेनिस और तकात्सुकी को एक ही गाड़ी में जाते हुए देख लेता है और कुछ देर बाद उनकी कार खराब हो जाती है। इस वजह से वो स्क्रिप्ट रीडिंग में लेट पहुंचते हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि सब उनकी वजह से चीज़ें रिपीट कर रहे थे। वो एक सीन साथ में परफॉर्म करते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो ऑडिशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जेनिस कहती है कि अगर उसे अपने डायलॉग्स के साथ दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग भी पता होंगे तो वो बेहतर रिएक्ट कर पाएगी, इसलिए सब फिर से रीडिंग करते हैं और जेनिस उन्हें रिकॉर्ड भी कर लेती है। जब युसुके जा रहा होता है तो तकात्सुकी उसे फिर से सॉरी कहता है। अगले दिन युसुके मिसाकी को कहता है, ड्राइव करती रहो और मुझे अपनी किसी पसंद की जगह पर ले चलो, मैंने हिरोशिमा ज़्यादा नहीं घूमा है। वो उसे गार्बेज डंपिंग की एक फैसिलिटी में ले जाती है। युसुके उससे पूछता है कि तुम हिरोशिमा कब आई। मिसाकी बताती है कि 5 साल पहले जब वो 18 साल की हुई थी तब उसके गांव में एक लैंडस्लाइड आई थी, जिससे उसका घर तबाह हो गया था और उसकी माँ की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट में उसकी कार सही सलामत बची थी, इसलिए माँ के फ्यूनरल के बाद वो वहाँ से निकल गई और बस ड्राइव करती रही। हिरोशिमा में उसकी कार खराब हो गई और उसके पास रिपेयर के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गार्बेज ट्रक चलाना शुरू किया, क्योंकि उसे ड्राइविंग के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। वो कुछ देर बाहर बैठते हैं। यहाँ वो कहती है कि उसे युसुके की कार बहुत पसंद है और वो बता सकती है कि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है, इसलिए वो भी चाहती है कि वो उसे उतनी ही अच्छी तरह से ड्राइव भी करे। अगले दिन वो लोग आउटडोर रिहर्सल्स के लिए मिलते हैं, जहाँ मिसाकी भी मौजूद है। जेनिस और यूना यहाँ एक सीन इनैक्ट करते हैं, जिससे सब थोड़े मूव्ड हो जाते हैं। वहाँ से निकलते वक्त तकात्सुकी युसुके के पास आता है और उससे बात करने के लिए कहता है। वो उसे कार में बैठाते हैं और दोनों बार में ड्रिंक के लिए चले जाते हैं। यहाँ तकात्सुकी उससे पूछता है कि वो खुद अंकल वान्या प्ले क्यों नहीं करता। युसुके कहता है कि वो ये बहुत बार कर चुका है, लेकिन जो ये रोल तुमसे डिमांड करता है वो मैं इसे अब नहीं दे सकता। तकात्सुकी कंफ्यूज्ड है कि युसुके ने उसे इसके लिए क्यों चुना, जबकि उसका ऑडिशन भी कुछ खास नहीं था। वो इस रोल के लिए सही नहीं है और उसे लगता है कि ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा। युसुके समझाता है कि उसमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है, पर शेकोव का टेक्स्ट बहुत पावरफुल है। ये तुमसे कुछ क्वेश्चन करता है, उन्हें सुनो, समझो और रिस्पॉन्ड करो। तुम ये ज़रूर कर पाओगे। वो उसे होटल छोड़ने के लिए कहता है
बाहर आके एक लड़का बिना परमिशन के उसकी फ़ोटोज़ खींचता है। तकात्सुकी कुछ देर के लिए वहाँ से गायब होके उसके पीछे जाता है और फिर वापस आ जाता है। उनकी ड्राइव के दौरान तकात्सुकी बताता है कि जो मैजिक ओतो के स्क्रीन प्ले में काम करने का था वो अब नहीं आता। मैं वही मैजिक दोबारा फील करने आया था, इसलिए ये बात सच है कि हम दोनों ओतो की वजह से ही साथ आए हैं। यहीं युसुके उसे बताता है कि उनकी एक बेटी थी जिसकी निमोनिया की वजह से 4 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उस दुख से उबरना बड़ा मुश्किल था। ओतो ने एक्टिंग छोड़ दी। युसुके ने टीवी से वापस थिएटर का रुख कर लिया। कुछ सालों के बाद ओतो ने अचानक युसुके को कहानियां बताना शुरू किया जब भी वो सेक्स करते थे। ओतो उसे कहानी बताती है ताकि युसुके उसे याद रख सके और सुबह उठ के युसुके उसे सब बताता था और ओतो उसके नोट्स बना लेती थी। यूँ सेक्स के बाद उसका कहानी सुनाना और सुबह उठकर उसे लिखना जैसे उनका रूटीन बन गया था। ऐसे ही उसने एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसे एक कॉन्टेस्ट में भेज दिया। फिर उसी स्क्रिप्ट ने अवार्ड जीता और ओतो एज अ स्क्रीन राइटर फेमस हो गई। सेक्स और स्टोरीज के बीच एक गहरा कनेक्शन था। वो ऐसे ही लिखती थी। इन्हीं कहानियों ने एक बॉन्ड बन के उन्हें उनकी बेटी की मौत से उबरने में मदद की। युसुके को लगता है कि उन्हें इस जिंदगी को जीने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत थी। जिंदगी काफ़ी फुलफिलिंग थी, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। पर ओतो का दूसरे आदमियों से भी चक्कर था। शी स्लेप्ट विद अदर मैन। वो भी सिर्फ एक के साथ नहीं, शायद उनके साथ जो उसके लिखे ड्रामाज में काम करते थे। उसका हर रिश्ता ड्रामा के साथ ही ख़त्म हो जाता था और अगले के साथ नया शुरू हो जाता था। उसने ये सब अपनी आंखों से कई बार देखा था, फिर भी उसने कभी उसके लिए ओतो के प्यार पर शक नहीं किया। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। उसने चाहते हुए ही बड़े नेचुरल तरीके से मुझे धोखा दिया। हमारा बॉन्ड सबसे अच्छा था, फिर भी मैं ये डार्कनेस नहीं देख पाया। तकात्सुकी के ये पूछने पर कि उसने कभी इस बारे में ओतो से बात की, वो जवाब देता है कि मैं उसे खोने से डरता था। अगर उसे ये पता होता कि मुझे सब कुछ मालूम है तो हमारे रिश्ते का बैलेंस खराब हो जाता। फिर वो तकात्सुकी से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। फिर तकात्सुकी उसे वही लड़की वाली कहानी बताना शुरू करता है जो स्टार्टिंग में ओतो युसुके को सुना रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे आगे की कहानी भी पता थी। युसुके को वहीं तक कहानी पता थी व्हेन द गर्ल वॉज प्लेइंग विथ हरसेल्फ, और तभी कोई ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि वो आखिर था कौन। आगे की कहानी तकात्सुकी सुनाता है। दरअसल वो यामागा के फैमिली मेंबर्स में से कोई नहीं था, बल्कि एक और इंट्रूडर था जिसने उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। पर लड़की ने एक पेन लेके उसकी लेफ्ट आंख में घुसेड़ दिया और फिर उसके बाद उसने बार बार उस पर हमला करके उसे वहीं मार दिया। वो घबराते हुए शावर में खून साफ करती है और घर चली जाती है। इस बार उसने जो टोकन छोड़ा था वो थी उस बर्गलर की लाश। अगली सुबह वो कन्फेस करने के इरादे से स्कूल जाती है, पर यामागा तो एकदम नॉर्मल होता है। अगले दिन भी सब सेम था। तो क्या वो ये सब सिर्फ इमेजिन कर रही थी? वो फिर उसके घर जाती है जहां सब कुछ सेम था, सिवाय सर्वेलेंस कैमरा के जो फ्रंट डोर पर लगा था। पहले वो नॉर्मली बिना रुके उसके घर के पास से गुजरती है। वो वापस मुड़ती है और उसे एहसास होता है कि जो उसने किया उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बार उसे चाबी भी नहीं मिलती। वो कैमरा की तरफ देखती है और एक ही चीज रिपीट करती है, आई किल्ड हिम। तकात्सुकी को सिर्फ यहीं तक पता है। शायद ये कंटिन्यू भी हो सकती है या एंड भी। उसे लगा कि ओतो ने उसे कोई खास चीज सौंपी थी। वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी औरत थी। हालांकि वो जितना भी उसे जानता था वो युसुके के बराबर तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये बात दावे से कह सकता है कि वो एक अच्छी औरत थी। उसे इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसने इतने बेहतरीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। भले ही आप किसी को बेहद चाहते हों, भले आप उसे अच्छी तरह जानते हों, फिर भी आप पूरी तरह से उसके दिल में नहीं झांक सकते।
लेकिन अगर आप थोड़े एफर्ट्स लगाएं तो आप अपने दिल में ज़रूर झांक पाएंगे। और यही तो हमें करना है, खुद से सच्चा रहना है। उसकी सोच यही है कि अगर आप सच में किसी को देखना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप पहले खुद को गहराई से और सफाई से समझें। फिर तकात्सुकी चला जाता है और मिसाकी कहती है कि जैसे वो बात कर रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा था, उसकी बातों में सच्चाई थी। इसके बाद युसुके पहली बार मिसाकी के साथ अपनी कार में स्मोक करता है और उसके साथ आगे वाले सीट पर आकर बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो लोग थिएटर में रिहर्सल कर रहे होते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और तकात्सुकी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जिस फोटोग्राफर का उस दिन उसने बार के बाहर पीछा किया था उसने उसे पीट के इतना इंजर्ड कर दिया कि उसकी मौत हो गई। उसे सीसीटीवी में देख लिया गया था, इसलिए वो मान लेता है कि वो गिल्टी है। मिस युहारा और युनसु प्ले के बारे में सोचने के लिए युसुके को 2 दिन देते हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो उसे ये प्ले बंद करना होगा या फिर उसे खुद वान्या का रोल प्ले करना होगा। वो बहुत असमंजस में फंस जाता है। युसुके मिसाकी को किसी ऐसी जगह के बारे में पूछता है जहां वो शांति से सोच सके। फिर वो मिसाकी को होकाइडो में उसके बचपन के घर पे ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों अपने इस लंबे सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। घंटों ड्राइव करने के बाद युसुके कहता है कि जिस दिन ओतो की मौत हुई थी उसने मुझसे कहा था कि जब तुम घर आओगे तब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मैं उस रात बस ऐसे ही ड्राइव करता रहा क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता था, इस डर से कि कहीं सब कुछ बदल ना जाए। इसलिए मैं लेट पहुंचा और मैंने उसे अपनी आंखों से ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। मैंने एम्बुलेंस बुलाई पर वो जागी ही नहीं। मैं रोज़ सोचता हूं कि अगर मैं जल्दी घर पहुंच गया होता तो शायद मैं उसे बचा सकता था। ये सुनते ही मिसाकी भी शेयर करती है कि उस लैंडस्लाइड के दौरान हमारा घर आधा टूटा हुआ था और मैं भी घर में ही थी और क्रॉल करके बाहर आ गई थी, लेकिन फिर और मलबा गिरा और पूरा घर तबाह हो गया। मैं जानती थी कि मेरी माँ घर के अंदर ही है, पर न जाने मैंने क्यों किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया। पता नहीं मैंने उसे क्यों बचाने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए कि मैं उससे नफरत करती थी। मेरे लेफ्ट गाल पर जो ये घाव का निशान है ये उसी एक्सीडेंट का दिया हुआ है। युसुके उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा फादर होता तो ये कहता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पर वो ये नहीं कह सकता, इसलिए समझाने के बजाय वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा और मिसाकी ने अपनी मदर को। वो होकाइडो में मिसाकी के गांव पहुंच जाते हैं जो बर्फ से ढका हुआ है। वो उसके टूटे हुए घर के पास पहुंचते हैं। मिसाकी यहाँ बताती है कि उसकी माँ की एक सेपरेट पर्सनैलिटी भी थी जिसका नाम था साची। वो पहली बार तब अपीयर हुई थी जब मिसाकी 14 साल की थी। साची की उम्र 8 साल थी, जो 4 साल में बड़ी ही नहीं हुई। वहां जली हुई सिगरेट को ट्रिब्यूट की तरह जला के मिसाकी कहती है कि साची अक्सर तब आती थी जब मेरी माँ मुझे बुरी तरह से पीट चुकी होती थी। हम साथ में खूब खेलते थे। वो बिना बात रोने लगती थी और मैं उसे होल्ड करके उसके पीठ को बार बार रब करती थी। मुझे वो वक्त बहुत पसंद था। मेरी माँ में जो आखिरी अच्छी चीज़ बची थी वो थी साची। वो मेरी इकलौती दोस्त थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेंटली बीमार थी या मुझे पास रखने के लिए वो एक्टिंग कर रही थी, पर वो जो भी था दिल से था। शायद यही उसका इस हार्श रियलिटी में सरवाइव करने का तरीका था। मुझे पता था कि लैंडस्लाइड में मेरी माँ के साथ साथ साची भी मर जाएगी, फिर भी मैं नहीं हिली। फिर वो युसुके से पूछती है कि ओतो को जैसी वो थी वैसी ही एक्सेप्ट करना क्या तुम्हारे लिए मुश्किल होता? शायद उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस था ही नहीं। क्या ये समझना ज़्यादा मुश्किल है कि वो ऐसी ही होगी, कि वो प्यार तो तुमसे बहुत करती थी पर वो दूसरे आदमियों के साथ भी वक्त बिताती थी? इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्या ये समझना वाकई अजीब है? मुझे नहीं लगता। ये सब सुन के युसुके फाइनली खुलता है और बोलना शुरू करता है, सॉरी, मुझे शायद और अच्छे से चोट पहुंचनी चाहिए थी।
मैंने एक जेन्युइन चीज़ को बस यूं ही जाने दिया। मैं इतना ज़्यादा डीप हर्ट था कि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, पर इसी चीज़ की वजह से मैंने उसे ना नोटिस करने का प्रिटेंड किया। मैंने खुद की बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने ओतो को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। पर अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझसे झूठ बोलने के लिए उस पर चिल्लाना चाहता हूँ, उसकी बात ना सुनने के लिए, स्ट्रांग ना बनने के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे वापस चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक और बार उससे बात करना चाहता हूँ, पर अब काफ़ी देर हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ वापस नहीं आ सकता। मिसाकी उसे गले लगा लेती है और वो बात करना जारी रखता है। जो बचे रहते हैं ना, वो हमेशा मरे हुए लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ऐसे ही जीते रहना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों भी ठीक हो जाएंगे। फिर वो एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। वो वापस हिरोशिमा आ जाते हैं और हम सीधा पहुंचते हैं थिएटर में, जहां युसुके अंकल वान्या का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो बहुत ही पैशनेटली एक्टिंग कर रहा है और बाकी लोग भी बखूबी अपना रोल अदा कर रहे हैं। सोनिया और अंकल वान्या के सीन की इन खूबसूरत लाइन से वो एंड की तरफ बढ़ते हैं। एंड इन द ग्रेट बियॉन्ड विल सी टू हिम दैट वी सफर्ड, दैट वी क्राइड, दैट लाइफ वॉज हार्ड एंड गॉड will have pity on us. Then you and I will see that bright, wonderful, dreamlike life before our eyes. We shall rejoice, and with tender smiles on our faces, we'll look back on our current sorrow. And then, at last, we shall rest. I believe it. I strongly believe it from the bottom of my heart. When that time comes, we shall rest. और सारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। प्रेजेंट डे मिसाकी साउथ कोरिया में ग्रोसरी शॉपिंग कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पास रेड साहब है। वो गाड़ी में बैठती है, उसकी बैक सीट पे एक डॉग भी होता है। वो अपना मास्क उतारती है और हम देखते हैं कि उसका चोट वाला स्कार अब उतना विजिबल नहीं है और वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है और फिल्म एंड हो जाती है।